क्या आपसे हो गया था? अच्छा, तो बहुत आसान पूछ लिया आपसे। ठीक है। जब भी आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करते हो, तो पहले तो कुछ इस तरीके से जब कंपाउंड बन रहा होगा, तो अगर हम हाइपोथेसिस लें कि एक मेटल होगा, एक लिगेंड के साथ मिक्स हुआ होगा, और आपका पहले एमएल बनाया होगा। इसका मान लेते हैं कि जो रिएक्शन कांस्टेंट है। जनरली ये जो कंपाउंड बन रहा होता है, हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसका मान लेते हैं K1 हुआ। अगेन जो एमएल है वो एक और लिगैंड से जुड़ा होगा, और फिर ये Ml2 बनाया होगा, और इसका K2 होगा। अगेन जो Ml2 है वो फिर एक लिगैंड से जुड़ा होगा, और देन आपका Ml3 बनाया होगा। इसका मान लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो K3 होगा। फिर से Ml3 जो है वो एक लिगैंड को लेके Ml4 बनाया होगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया K4 है। ठीक। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है तो इतना ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 का है या 6 का है, तो Ml4 अगेन आपका L के साथ एक लिगैंड जुड़ा होगा, Ml5 बना होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K5 हुआ। फिर Ml5 एक और लिगैंड से जुड़ के Ml6 बनाएगा, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K6 हो गया। अब अगर आपको काइनेटिक्स का याद हो, तो हम कहते हैं कि अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए, अगर हम इन सबको ऐड करें, तो ऐड करते समय क्या होगा? ये आपके कट जाएंगे। Ml से Ml कट गया, Ml2 से Ml2 कट गया, Ml3 से Ml3 कट गया, Ml4 से Ml4 कट गया, और Ml5 से Ml5 कट गया। बचा क्या? एक मेटल बचा और 6 लिगेंड बचे इस तरफ। मेटल 6 लिगेंड से ओवरऑल रिएक्शन करता है, और यहाँ Ml6 बनाता है। Ml6। अब इसका अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला जाए, तो हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे अगर इसका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम हो, तो हमेशा अगर इक्वेशन आपने ऐड किया है, तो इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो के इक्विलिब्रियम नेट के इक्विलिब्रियम होगा, वो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू K5 इंटू K6 होगा। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसी को हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा से दिखाते हैं। और बीटा क्या है आपका? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो बीटा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। ठीक है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपका बीटा होगा। दिस इज इक्वल टू बीटा। ठीक। अच्छा, ऐसा भी होता है कि यहाँ एक लिगेंड के बाद जब दूसरा लिगेंड आता है, तो वो रिएक्शन धीरे होता जाता है, क्योंकि ये लिगेंड लिगेंड के बीच में रिपल्सन होने लगेगा, लिगेंड लिगेंड के बीच में। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको रिपेल करेगा, तो नहीं आने देगा। सेम मान लो 4 लिगेंड लग गया, और जैसे ही पांचवा आएगा, तो ये पांचवा को नहीं आने देगा। तो इसलिए जो ऑर्डर आता है K1 K2 K3 K4 और K5 ऐसे करके, वो हमेशा K1 बड़ा होता है K2 से अगेन K4 K5 एंड K6। सबसे पहले एक लिगेंड आता है K1, एंड देन K2 K3 K4 5 ऐसे। क्या आपको ये समझ में आया? तो एक एक लिगेंड जैसे जैसे आते जाते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन आगे फास्ट जाने की, वो कम होता जाता है। आपका सबसे ज्यादा K1 होता है,
K6 सबसे कम होता है, यानी ML5 से ML6 बनना ज्यादा टफ है कंपेयर टू M से ML बनना। समझ में आ रहा? और इन सबको मल्टी, ये पूरा नेट इक्वेशन लिखोगे कि एक मेटल 6 लिगैंड से मिलके ML6 बनाया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम आया, तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो K इक्विलिब्रियम आएगा, और इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक। तो जब भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा जाए, समझ लेना कि इन सबको मल्टीप्लाई करना है। यहीं पे इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर कभी आ जाए टर्मिनोलॉजी, तो 1/K1, 1/बीटा को बोलते हैं। तो इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वो 1/बीटा होता है। तो अगर कहीं पूछ ले तो ये ना समझना कि पता नहीं कहां से पूछ लिया। तो बीटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, 1 बाई कर दोगे तो इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब फिर आपका क्वेश्चन आता है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, और बीटा अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो अगर आपको पता हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन, ऐसे ही तो लिखा जाता है ना रिएक्टेंट का। तो यहां से तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम concentration of ML6 अपॉन concentration of M into concentration of L की पावर 6। जो यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री होता है वो पावर चढ़ जाता है, क्या आपको याद है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे भी लिखा जाता है। और ये जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये कितना ये स्टेबल है, यही बीटा होता है। और सबको मल्टीप्लाई करने पाता है। K1 K2 K3 अगर इनके लिए लिखोगे तो इनके लिए ऐसे लिख सकते हो, K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ML अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। सेम K2 लिखोगे, K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ML2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ML इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। K2 लिखना हो तो क्या, या K3 मान लो, K3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ML3, प्रोडक्ट का हो गया, अपॉन रिएक्टेंट मींस ML2 का कंसंट्रेशन इनटू फिर से कंसंट्रेशन ऑफ L। क्या ये समझ में आ रहा? ऐसे सबका लिखा जा सकता है। सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका नेट इक्विलिब्रियम, नेट जो इक्वेशन है उसके लिए भी लिख सकते हो। तो यही आपका स्टेबिलिटी होता है। अब फिर ये होता है कि स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कि कोई कंपाउंड कितना थर्मोडायनेमिकली या कैसे स्टेबल क्या है। तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स दो टाइप का, पहले तो लिख लो। तो स्टेबिलिटी इज टू टाइप। भाई थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिक, और दूसरा काइनेटिक। अच्छा, थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कहीं पढ़ा है आपने? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, वो तो प्रोडक्ट, हाँ वो वहां पे तो हम प्रोडक्ट में ही पढ़ते हैं कि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट या काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, टीसीपी केसीपी। अच्छा, तो यहाँ पे भी वो सेम ही लॉजिक फॉलो होता है। जब हाई टेम्परेचर पे कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। काइनेटिकली स्टेबल का मतलब होता है कि लो टेम्परेचर पे बन जाए। ठीक। टाइम के लिए भी कहते हैं कि अगर बहुत जल्दी बन रहा तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। थर्मोडायनेमिकली जो कंट्रोल होगा या थर्मोडायनेमिक स्टेबल होगा वो बहुत टाइम में बनेगा। तो ऐसा भी होता है कि पहले काइनेटिक प्रोडक्ट बने और फिर आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा? अच्छा। अच्छा, ये भी होता है कि एक प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि वो थर्मोडायनेमिकली तो अनस्टेबल हो पर वो काइनेटिकली स्टेबल हो, या काइनेटिकली अनस्टेबल हो पर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो। समझ में आ रहा? सो इसमें एक सेंटेंस लिख लो कि वन कॉम्प्लेक्स, वन कॉम्प्लेक्स मे बी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, मे बी thermodynamically unstable but kinetically stable।
बट काइनेटिकली स्टेबल एंड वाइस वर्सा। एक तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिकली स्टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी complexes are two type, complexes are two type। इसमें भी दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं काइनेटिक में भी। पहला होता है आपका लेबाइल और दूसरा होता है आपका इनर्ट। अब ये क्या है? तो लेबाइल का मतलब होता है कि लीगैंड अगर बहुत बहुत क्लोजली बाइंड नहीं है मेटल से, बहुत आसानी से निकल सकता है, तो उसे हम कहेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और ऐसा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स बहुत बहुत अच्छे से बाइंड है मेटल से और कितना भी रिएक्शन कर लो वो जा ही नहीं रहा, तो वो कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स है वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रहा? अच्छा, तो जैसे सेम होता है कि मान लो कोई कंपाउंड है, आपने उसमें रिएजेंट डाल के छोड़ दिया और वो हो ही नहीं रहा, तो वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। या रिएक्शन हो रहा है बहुत टाइम, 10-20 दिन लगा दिया होने में, तो वो इनर्ट है। और वही ऐसा हो सकता है कि सेम ही रिएजेंट आपने किसी और कॉम्प्लेक्स में डाला और मुश्किल से 10-5 मिनट 2 मिनट में रिएक्शन हो गया, तो वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया? तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। FeCl6 4 नेगेटिव, FeCl6 4 नेगेटिव is thermodynamically stable, is thermodynamically stable, but when treated with H2O, but when treated with H2O, treated with H2O, it forms aqua complex, it forms FeH2O का होल 6, और ये 4 निगेटिव का मतलब कितना है, +2 में है ना ये, 2 पॉजिटिव, सो इट इज लेबाइल, सो इट इज लेबाइल। क्या आपको समझ में आया? कंपाउंड तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, मतलब कि अपने से ये ब्रेक नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये डिकम्पोज हो जाएगा। बट अगर इसमें पानी डाल दोगे आप, तो ये धीरे धीरे सारा जो Cl- है वो हट जाएगा, सारा लिगैंड एक्सचेंज हो जाएगा और ये क्लोराइड हट के H2O आ जाएगा। तो कंपाउंड जो है वो लेबाइल है। क्या आपको ये समझ में आया? हेलो? हेलो? एम आई ऑडिबल? ठीक, ठीक है। तो एक ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर मीन्स कि कैसे आप चेक करोगे अगर दो के बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दूसरा आपका होगा चिलेटिंग लिगैंड, सो चिलेशन ऑफ लिगैंड। अगर कोई लिगैंड चिलेशन कर रहा है, दो तरीके से बाइंड कर रहा है, तब भी वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। दूसरा है, अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम चार्ज ऑन द मेटल आयन भी कह सकते हैं। ठीक, तो एक तो चिलेशन ऑफ लिगैंड हो गया, एक नंबर ऑफ चिलेशन भी कह सकते हो, नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड अगर एक से ज्यादा किसी में है तो वो भी स्टेबल कर रहा होगा कॉम्प्लेक्स को। दूसरा है बेसिसिटी ऑफ लिगैंड,
बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। बेसिसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे वो एसिड बेस वाला है, क्या है? क्या है बोलो। नहीं, मैंने आपको बोला था एक मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, याद है? तो वो है। जितना ज्यादा बेसिसिटी होता मीन्स उसे न्यूट्रल करने कितना बेसिक होता है, ओ एच माइनस कितना लेता है, याद है आपको? तो बस वही वाला, तो मोनो बेसिसिटी ऑफ सॉरी बेसिसिटी ऑफ लिगैंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज ऑफ द मेटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना छोटा होगा उतना ज्यादा होगा स्टेबल वो। ठीक है, तो ये आपके स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं। ऑर्डर मीन्स की स्टेबिलिटी के पैमाने हैं, मेजर्स की आप कैसे चेक करोगे दो तीन चार के बीच में। सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते हैं, ठीक। उसके बाद हम चेक करते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में भी ऑक्टाहेड्रल आपका ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल या कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वो भी कह सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वो ज्यादा स्टेबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। फिर लिगैंड पे भी होता है। मान लो लिगैंड बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसके साथ लिगैंड किस टाइप के जुड़े हुए हैं। एक अगर मान लो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल है, दो ले लिया, मान लो मैग्नीज +7 में है और मैग्नीज दूसरे में भी +7 में है, ठीक है। अब एक जगह लिगेंड ऐसा है जो बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ढेर सारा खींच रहा है, और एक ऐसा है कोई नहीं खींच रहा। मतलब मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि लेट सपोज मैग्नीज है, यहाँ भी ये +7 में है और यहाँ भी +7 में है। एक जगह ऐसा है, लेट सपोज कि यहाँ पे हमने कर दिया MnCN6। अब Cn जो होता है इसके पास पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में ले सकता है। और एक मैंने ऐसा कर दिया कि नहीं, सिंपल Cl-, जो कि केवल इलेक्ट्रॉन देगा, ये 6 है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे के स्टेबल करेंगे, ये +7 में है तो लेंगे इससे कुछ भी नहीं। पर ये जो Cn है ये देगा, और देने के बाद मांगेगा भी कि मेरे पाई स्टार में भी डालो। तो देगा, देके तो स्टेबल ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा, पर ये ले कुछ नहीं रहा और ये लेगा, तो ये तो अनस्टेबल करेगा ना बैक बॉन्डिंग से कंपाउंड को। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप के लिगेंड लगे हैं। अब मान लो यहीं पे कोई कह दे कि नहीं, मान लो यहाँ पे मैग्नीज 0 में है, यहाँ मैग्नीज को कर दो 0 में, और फिर पूछा जाए कि बताओ अब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब देखो, अब पूछा जाए कौन, तो यहाँ पे क्लोरीन -I से कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर यहाँ जो यहाँ भी ये 0 में, ये भी 0 में, तो अब मैग्नीज चाहेगा कि मेरे को 6 लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हो, मेरे से कोई ले भी लो, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो Cn- जो है वो अपने पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको स्टेबल करेगा। जबकि यहाँ तो कोई लेने वाला नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो अब ये स्टेबल ज्यादा है। समझ में आ रहा? तो इस पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का लिगेंड लगा हुआ है, ठीक। ऐसे ही चिलेशन वाला, जैसे मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, एक जगह मान लो कि कोई मेटल है, मेटल के साथ NH3 6 ठो लगे हैं, और एक ऐसा है जिसमें इथिलीन डाई अमीन लगा है, EN लगा है 3। और मेटल सेम ही मान लो, मेटल मान लो यहाँ भी कोबाल्ट 2+ वाला है और यहाँ भी कोबाल्ट 2+ वाला है। बट इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट 2+ है इसमें अमोनिया कुछ इस तरीके से 6 वो लिगैंड ऑक्टाहेड्रल में लगे हुए हैं। NH3, 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 और यहाँ पे ऐसा है कि कोबाल्ट कुछ ऐसे लगे हुए हैं, NH2, 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 एंड NH2। ऑब्वियस सी बात है, जब चीलेटिंग लिगैंड लगेगा तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई। क्या आपको ये समझ में आया?
तो ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। जब चिलेशन चिलेटिंग लिगैंड बढ़ेगा, या इसमें इसमें भी मैं मान लो कि एक चिलेटिंग लिगैंड लगा दूं, इसमें तीन हो, तो तीन वाला ज्यादा होगा। तो चिलेशन जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा, इसके बाद आई होप आपको अब कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत ना हो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में। इसके बाद क्या आपको ईएन निकालने के लिए, क्या आपका कोई क्वेश्चन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए कोई क्वेश्चन मिला था? ईएन रूल, ईएन रूल इस चैप्टर में नहीं तो फिर कहाँ पे मिला आपको? अब उतना क्वेश्चन तो इससे नहीं आता, पर फिर भी याद कर लो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऐसा क्यों होता है? तो जनरली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो ईएन रूल को फॉलो करते हैं। होता ये है कि इससे वो जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, मतलब 18, 36, 54 इस टाइप का। ठीक, कैसे निकालते हैं वो देख लो डायरेक्ट। ईएन का फॉर्मूला होता है ईएन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, टू टाइम्स, आई गेस टू टाइम्स होता है, हाँ, टू टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो ई ए एन इज इक्वल टू जेड प्लस टू टाइम्स सी एन कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। जो इसको फॉलो करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बस इतना ही होता है। लिख लो, कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग, कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग ईएन रूल हैव ईएन ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब वो एटम भी हो सकता है जीरो में हो तो उसको एटम बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो आयन बोलेंगे। इक्वल टू नियरेस्ट, इक्वल टू नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लाइक जैसे आयरन का अगर कोई कंपाउंड हो, बोला जाए बताओ वो स्टेबल है कि नहीं, FeCO। कोई भी कार्बोनिल वाले ही फॉलो करते हैं, वो वैसे उतने फॉलो नहीं करते। FeCO5 मान लो, देखते हैं इसका EN कितना आता है। तो मुझे बताओ एटॉमिक नंबर Fe का कितना होगा? 26। ठीक है, उसके बाद क्या था? टू टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेशन साइड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ना इसका, तो ये प्लस में है ना। ठीक, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? जीरो। ये कितना हुआ? 26 प्लस 10 इज इक्वल टू 36। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया ना। आर्गन के नीचे कौन सा होता है? क्रिप्टॉन। तो ये क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है। अपना नियरेस्ट 3D वाला जाओगे तो क्रिप्टॉन ही आएगा ना ऐसे। तो अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये स्टेबल होते हैं। तो पहले तो ये जब रूल दिया गया था तो ये बोला गया कि सारे कंपाउंड इसको फॉलो करते हैं, वही ज्यादा स्टेबल होते हैं। पर बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है। मोस्टली जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बस वही फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो फॉलो नहीं करते फिर भी स्टेबल है, पर कार्बोनिल वाले सभी फॉलो करते हैं। ठीक, तो इसी टाइप के अगर आपको कभी कंपाउंड कोई मिले और उसे चेक करने को बोला जाए, जैसे
लेट सपोज कि कुछ वेनेडियम का कंपाउंड मैं ले लूं, VCO6 पॉजिटिव। मुझे नहीं पता इसका फॉर्मूला और ये किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बस जस्ट मैंने लिया है। अब वेनेडियम का ऑक्सीड सॉरी वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? नहीं, 23। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 23 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो 2 into 6। क्योंकि देखो, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली काउंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखो 23 एटॉमिक नंबर है, तो 23 वहां से आया। 6 एक कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 × 12, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 12 इलेक्ट्रॉन वहां से आया। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, इसी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देते हैं, तो माइनस का 1। तो कितने आ गए इसके? 23 प्लस 12 - 1, तो ये कितने हो जाएंगे? 23 और 2 25, 35 - 1 ये 34, यही होगा। अब दोनों की स्टेबिलिटी पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कंपैरिजन बोला जाए कि स्टेबिलिटी कंपैरिजन करो, तो आपका ये जो कंपाउंड है 36 वाला FeCO5, ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू VCO6 पॉजिटिव से, क्योंकि ये नियरेस्ट गैस कन्फिग्रेशन को ले चुका है और ये नहीं है। क्या आपको समझ में आया? यही इस पे पॉजिटिव ना होकर इस पे निगेटिव चार्ज कर दूं, तो यहाँ -1 पुट करूंगा, और तब माइनस माइनस प्लस होकर ये भी 36 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम EN रूल होता है और ये फॉलो करते हैं। देखते हैं अब PYQ अगर कोई अगर आपको बचा होगा तो आप फिर से सारा कर लेना। आई होप अगर आपने सारा कर लिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिर अगर कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो ये चैप्टर मेरी तरफ से हिंद है। इसका कुछ वो डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, कहाँ यूज होता है, तो ये आप एनसीईआरटी से एक बार रीड करोगे। बहुत सिंपल सिंपल है, पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। लाइक टाइट्रेशन में यूज करते हैं, हार्डनेस सॉफ्टनेस में देख रहे होते हैं, या गोल्ड या मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं एक बार आप रीड करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो मेरी तरफ से ये अब चैप्टर इंड हो गया है। अगर आपको अगर और कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक। ठीक है फिर करो। ठीक है फिर। थैंक यू। बाय बाय।